हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 32 और ये वन विभाग डिप्टी रेंजर का हुआ था 2017 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? निशा। देखो इनके और पर्यायवाची शब्द भी हैं, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, निशी, त्रियामा, विभावरी, शर्वरी और रात। ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। तो क्रोध का क्या होगा? क्रोध का होगा शांत। क्रोध का क्या होगा? शांत। निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। टै बोल जाना। तो देखो भाई, टै बोल जाना मर जाना। न्यू न्यू बोल दिया रहा है कि उसकी तो टै बोल गई, तो क्या होगा? मर जाना। निम्न शब्द का एक वचन बनाएं। एक वचन बनाना है तो चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो लड़का का क्या होगा? लड़के। क्या होगा? लड़के। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो यह डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? अपवर्तन। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो यह अपवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक विघटनाभिक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका होता है 82 से अधिक। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का लेंस है। तो आवर्धक लेंस कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस है। यौगिक का नाम बताएं। Na2S2O3। तो इसका क्या होगा? इसका होगा सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है भी ये। तो देखो भाई, Na2S2O3 इसका क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। और इसका उपयोग क्या करने में, ये भी पूछ सकते हैं, दवाई बनाने में किसका इसका उपयोग होता है? नहीं होता। तो इसका उपयोग किस में होता है? दवाई बनाने में होता है। और इसका गलनांक क्या होता है? 48.3 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक क्या होता है? 48.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में घुलनशील यौगिक है। तो जल में घुलनशील कौन सा है? सोडियम थियोसल्फेट। इससे दवाइयाँ बनती हैं और इसका गलनांक कितना है? 48.3 डिग्री सेल्सियस। आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को तत्व के किस समूह में रखा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस तत्व श्रेणी में रखा जाता है? 18वीं श्रेणी में रखा जाता है। तत्वों के किस समूह में रखा जाता है? तो ये किसमें? 18वें समूह में रखा जाता है। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितने मीटर होती है? तो ये होती है भाई 9 मीटर। मानव का पाचन नाल या आहार नाल 25 से 30 फुट। देखो भाई, फुटों में पूछे तो 25 से 30 फुट। 25 से 30 फीट। और वैसे लगभग मीटर में पूछे तो कितने मीटर होगी? 9 मीटर। जो मुंह से लेकर मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत है। यह एक सतत लंबी नली है जिसमें आहार मुंह में प्रविष्ट होने के पश्चात ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, शुद्रांश, मलाशय और गुदा नामक अवयवों से होता हुआ गुदाद्वार से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो देखो भाई, मानव आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर और फुट में पूछे तो 25 से 30 फीट होती है। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सर्वभक्षी। जो पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। गुणसूत्र डैश का एक भाग है। तो किसका एक भाग है? गुणसूत्र किसका एक भाग है? डीएनए का। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी डैश में स्थित है। तो किस में स्थित है? दांडी गुजरात में है।
देखो, नमक सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। उन्होंने इस मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की थी। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की थी। यह मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। तो दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये पूरा हुआ था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? पल्लवों ने। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। इनका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। तो पल्लवों में भी किसने करवाया था? कौन से राजा ने? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे ना, उन्होंने करवाया था। तो किसने करवाया था तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण? पल्लवों ने। प्रथम वर्ष को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था 5 सितंबर को, उसी के उसमें भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में इसको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं? ये देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं? तो ये हमारे जो पूर्व मनोहर लाल खट्टर जी है ना, जो सीएम थे, ये अब क्या हैं? केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने सीएम की कुर्सी छोड़ के और देखो क्या केंद्रीय शहरी विकास मंत्री बन गए। कौन? मनोहर लाल खट्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। मालगुडी डेज डैश ने लिखी थी। तो मालगुडी डेज किसने लिखी थी? आर के नारायणन ने। किसने लिखी थी? मालगुडी डेज आर के नारायणन द्वारा लिखा गया था। इस कहानी का सार यह है कि मालगुडी के छोटे शहर में रहने वाले लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और विभिन्न परीक्षणों तथा समस्याओं का सामना करते हैं। तो मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई थी? आर के नारायण द्वारा। बुक से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं भाई, 15-20 बुक हैं, उनके राइटर तो याद करने पड़ेंगे। तो मालगुडी डेज आर के नारायण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या है? तो किस राज्य में है अधिकतम जनसंख्या? है उत्तर प्रदेश में 2011 के अकॉर्डिंग। और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा है बिहार का। तो फर्स्ट ये है उत्तर प्रदेश, सेकंड ये और थर्ड पे है बिहार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक ये अपनी जॉब करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और सर्वोच्च ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह भी लेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। और न्यायाधीशों को केवल, अगर न्यायाधीशों को हटाना हो तो केवल महाभियोग और दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो देख लो भाई, दोबारा सुन लो एक बार। अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पे करता है और 65 वर्ष की आयु पर ये सेवानिवृत्त होते हैं। और इनको हटाने के लिए महाभियोग, अगर महाभियोग लगाया जाए उसके द्वारा हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार या असमर्थता, भाई वो ये काम करने में समर्थ नहीं है, कि सिद्ध होने पर ही, सिद्ध होने के बाद में भी संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर पारित प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए ना, फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग, दुर्व्यवहार और असमर्थता अगर सिद्ध हो जाती है, उसके बाद में संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत होना जरूरी है और वो भी सिद्ध होना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा? महाभियोग के द्वारा या दुर्व्यवहार और असमर्थता सिद्ध होने के बाद में। ठीक है भाई। भारतीय महिला बैंक का डैश के साथ विलय कर दिया गया है। तो भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। तो भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई थी। तो भारतीय महिला बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई थी। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। देखो भाई, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? मुंबई में, महिला बैंक की। और इसका महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और भारतीय महिला बैंक 21 मार्च 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ महिला बैंक का विलय कर दिया था। 2013 में महिला बैंक खुला था मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में। और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसका विलय कर दिया गया। 13 में खुला, 17 में विलय। और कहाँ, किसके साथ? भारतीय स्टेट बैंक के साथ महिला बैंक का विलय कर दिया। भरतनाट्यम की नृत्य विद्या है, तो किसकी है भरतनाट्यम? तमिलनाडु की। ये 5-6 है भाई, ये नाट्यम जो भी है नृत्य 6 हैं मेन, उनमें से एक तो आ ही जाता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो देखो भाई, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526 में। कब? 21 अप्रैल 1526 में। और 5 नवंबर 1556 में दूसरी, और 14 जनवरी 1761 में तीसरी। तो पानीपत की तीनों लड़ाई होगी। 21 अप्रैल 1526 में पहली, 5 नवंबर 1556 में दूसरी, और 14 जनवरी 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी। धरती डैश थी, तो धरती क्या थी? देखो भाई, पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म धरती थी, जो 1968 में रिलीज हुई थी। तो कब रिलीज हुई थी? 1968 में रिलीज हुई थी पहली जो फिल्म रिलीज। हालांकि इसमें पंजाबी का भी प्रयोग किया गया था। हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में दूसरी फिल्म थी। पूर्णतः हरियाणवी में बनी कौन सी फिल्म थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो धरती पहली फिल्म थी, 1968 में रिलीज हुई थी। और ये धरती जो है वो शॉर्ट फिल्म थी। शॉर्ट फिल्म थी, बिल्कुल छोटी फिल्म थी धरती, लेकिन थी ये पहली फिल्म 1968 में। फिर 1970 में हरफुल सिंह जाट जुलानी, जो पूर्ण रूप से हरियाणवी फिल्म थी। और ये देख लेना भाई, अगर पहली पूछे तो 1968 में धरती फिल्म थी। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? तो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य के हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। तो बाणभट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के का। और ये संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे और राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। कौन कौन से हैं? हर्षचरितम और कादम्बरी। इब्राहिम लोदी का मकबरा है, कहाँ है इब्राहिम लोदी का मकबरा है? पानीपत में।
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। देखो भाई, अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। और अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये देखो, इब्राहिम लोदी क्या था? अफगानी शासक था। ये भी आता है इब्राहिम लोदी कौन सा शासक था भाई? अफगानी था, ये याद रखना। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया। 1517 से 1526 तक राज किया। फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ और उसकी मृत्यु 20 अप्रैल 1526 में हुई थी पानीपत की लड़ाई में। और मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? देखो भाई, लोकसभा के हैं 10, राज्यसभा के हैं 5, और टोटल संसद के पूछे तो 15। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। तो विधानसभा की 90 सीटों में से 17 एससी रिजर्व हैं, और लोकसभा की 10 सीटों में से 2 एससी रिजर्व हैं, सिरसा और अंबाला। ये तो आपको याद हो गया, हर पेपर में बताती हूँ। तो हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 10, 2 एससी रिजर्व हैं। गुड़गांव का नया नाम है, तो गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम है। देखो भी, पहले गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव कर दिया था, अब फिर से गुरुग्राम कर दिया है। किसने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की थी? तो किसने की भी थी ये? अनीता कुंडू ने। दयानंद मायना हरियाणा के प्रतिष्ठित हैं, तो क्या है? दयाचंद मायना आएगा भाई। ये दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित हैं। तो क्या है? कवि और लोक कलाकार हैं। क्या है? कवि और लोक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? तो कौन कहलाता है? दीपचंद बहमन हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। देखो भाई, ये हरियाणा का कालिदास कौन कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है? उदय भानुहंस। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन है? किशन लाल भट्ट। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। और तानसेन भी लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर कौन है? लक्ष्मीचंद। हरियाणा का स्वर सम्राट कौन है? पंडित जसराज। हरियाणा का ताऊ कौन है? चौधरी देवीलाल। हरियाणा का गांधी कौन है? मूलचंद जैन। आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। तो एक बार दोबारा से देख लो ये हरियाणा। देखो, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। ठीक है। प्रथम राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन है? किशनलाल भट्ट। सांगी किशनलाल भट्ट, इनको लिख लेना भाई, फिर एक दो बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएंगे। हरियाणा का सूर्य कवि और तानसेन कौन है? लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मीचंद। हरियाणा का स्वर सम्राट पंडित जसराज। हरियाणा का ताऊ चौधरी देवीलाल। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। और हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल। ठीक है। हरियाणा में इनमें से किस फसल की सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी की जाती है? तो किस फसल की खेतीबाड़ी की? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती की जाती है। डैश को हरियाणा का काशी कहा जाता है। तो हरियाणा का काशी किसे कहा जाएगा? भिवानी को, मंदिरों की अधिकता के कारण। देखो, अगर इसमें और ऑप्शन है नहीं, तो भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण भारत की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग। हरियाणा का राज्य पशु कृष्ण मृग या ब्लैक बक भी बोल देते हैं। BLS, ब्लैक बक भी बोल देते हैं इसको। और कृष्ण मृग मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल में भी इसकी छोटी आबादी पाई जाती है। कृष्ण मृग का चक्राकार सींग होता है, जिसमें 3 से 4 मध्यम सर्पिल मोड़ होती हैं, और इसकी लंबाई। देखो भाई, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? कृष्ण मृग। इसको काला हिरण भी बोल देते हैं, ब्लैक बक भी बोल देंगे। मारकंडा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो मारकंडा नदी का उद्भव होता है शिवालिक पहाड़ियों से। मारकंडा नदी का उद्भव शिवालिक पहाड़ियों से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से। और यह नदी अंबाला कुरुक्षेत्र शाहबाद में बहती है। अंबाला
कुरुक्षेत्र और शाहाबाद में, और इसका उद्भव शिवालिक की पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है सुल्तानपुर, हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिल्ली से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, देखो 45 किलोमीटर है, ठीक है। और गुरुग्राम, ये सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में पड़ता है। अनेक प्रकार के पक्षी, घने पेड़, झीलों से सुशोभित है। नेशनल पार्क हरियाली के स्वर्ग के समान है। सुल्तानपुर को 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया। तो 1972 में इसको बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था भाई। देख, जलीय पक्षियों के रूप में इसको 1972 में घोषित किया गया था। और हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर। इसकी एक 10 मिनट की वीडियो है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनकी, वहाँ जाके पढ़ लेना भी, सारी चीज़ डिटेल से बता रखी हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा जिला कहा जाता है? करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो किस में है ये? रोहतक में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान एक सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। हरियाणा के किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण, ये तो भाई 2017 का करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। द्वितीय राज्य कौन सा है? तो इसमें दूसरा राज्य पूछ रखा है भाई, तो दूसरा राज्य कौन सा होगा? हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। 2015 में हरियाणा विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिनियम पारित किया था। और इसमें क्या किया था कि चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST के लिए भी शिक्षा के मानदंड निर्धारित किए गए थे। तो SC की अगर महिला होगी ना, वो 5वीं पास होनी चाहिए और पुरुष 8वीं पास होना चाहिए। डैश पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है कांस्य के और पीतल के बर्तनों के लिए? रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है। इनमें से कौन सा है छोटा? पंचकुला है। सोहना कार रैली की रैली है। सोहना कार रैली किसकी रैली है? कारवां की। किसकी रैली है? कारवां की। सोहना हरियाणा के गुरुग्राम जिले का एक शहर है। यहाँ पर हर वर्ष फरवरी में विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है। तो कब? फरवरी में विंटेज कार रैली। विंटेज कार रैली है भाई, ये भी याद रख लेना। कौन सी रैली है? विंटेज कार रैली। इसका आयोजन किया जाता है, जिसे कारवां की रैली के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी रैली के नाम से? कारवां की रैली के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये है सूरजकुंड के मेले का। हर साल फरवरी में ये सूरजकुंड के मेले का आयोजन किया जाता है फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। और ये कब शुरू किया था? 1900 हरियाणा के पर्यटन विभाग ने 1981 में शुरू किया था। देखो भाई, किसने शुरू किया था? हरियाणा के पर्यटन विभाग ने। और कब से शुरू है ये? 1981 से। और किसने? हरियाणा के पर्यटन विभाग ने शुरू किया था सूरजकुंड मेले को। ये फरवरी में आयोजित होता है और ये कहाँ होता है? फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो ये गीता जयंती समारोह। हर वर्ष कुरुक्षेत्र में वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है गीता जयंती समारोह। और समस्त विश्व में विख्यात श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और पूरे विश्व में एक भगवत गीता ही है ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पवित्र गीता का दिव्य संदेश अर्जुन को दिया था। ये तो वही हर बार आता है। तो वर्ल्ड में एक गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और कुरुक्षेत्र में हर साल मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की विद्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? इसमें से देख लो। भांगड़ा पंजाब की है। भांगड़ा किसकी है? पंजाब की है।
डैश असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण है, तो किसका है? स्पंज। एक अमेरुदंडी पेरिफेरा संघ का समुद्री जीव है। स्पंज क्या है? एक अमेरुदंडी पेरिफेरा संघ का समुद्री जीव है। एक मेंढक के दिल में डैश कक्ष होते हैं, तो एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। पक्षियों में आगे के पैर डैश में संशोधित हुआ है। पक्षियों के आगे के पैर, तो ये होगा वायु गुहा में संशोधित हुआ है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नसें। तिलचट्टे के खून का रंग होता है, तो कैसा होता है? सफेद। तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? सफेद। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? मृदा का रंग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता। ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ है, तो ग्लाइकोस का क्या अर्थ है? शर्करा। डैश परागकणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र है, तो ये क्या है? परागण। परागकणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र है। फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। केले के वृक्ष का आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सहारा। क्या कहलाती हैं? सहारा। बॉक्साइट डैश की एक अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका एक अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ये क्वेश्चन भी आ जाता है भी, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम सीधा याद कर लो। बॉक्साइट एल्यूमिनियम 2-4 बार बोलोगे ना, याद हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम। पृथ्वी की बाह्य कोर डैश से बनी होती है, तो पृथ्वी की बाह्य कोर किससे बनी होती है? लोहे और निकिल से। 2800 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। आंतरिक कोड मुख्य लोहे का बना होता है, जिसमें निकिल की भी कुछ मात्रा होती है, तो किस किस की बनी होती है? लोहे और निकिल की। पृथ्वी की बाह्य कोड किससे बनी होती है? कोड किससे बनी होती है? लोहे और निकिल से। किससे? लोहे और निकिल से। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है, तो क्या है? मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि डैश फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है, तो किसकी फसलों के लिए? रबी की फसलों के लिए। देखो भाई, इससे ऐसे याद कर लो कि रवि एक लड़का है जिसने सर्दियों में फसल बोई, बस ये याद कर लो, बाकी खरीफ की तो अपने आप याद आ जाएगी। क्या रवि एक लड़का है जिसने सर्दियों में फसल बोई? रवि एक लड़का है जिसने अक्टूबर में फसल बोई और मार्च में काट ली। या ये कर लो कि रवि एक लड़का है जिसने सर्दियों में फसल बोई और मार्च में काट ली। ठीक है। पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो खेत की पांस। क्या कहा जाता है? खेत की पांस। डैश फलीदार फसल है, तो कौन सी है फलीदार फसल? मटर है भाई फलीदार फसल। क्या है? मटर फलीदार फसल है। ये देखो भाई, इनका मिलान करना है, तो हल जुताई किससे की जाती है? हल से। और डेलों का फोड़ना क्या होगा? डेलों का फोड़ना होगा मूंगरा। क्या होगा? मूंगरा। एक रस्सी से दूसरे उपकरणों को कसकर बांधना, तो ये क्या होगा? नाथना। क्या होगा? नाथना। वर्षा के बाद मृदा की पपड़ी तोड़ना, तो ये होगा हैंगा। क्या होगा? हैंगा। ये एक बार और देख लेना भैया, तो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। किस दिन? 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो हमारे जीवन में जंगलों और पेड़ों के महत्व को बढ़ाता है। तो देखो भी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पूछ रखा है भाई, ये याद रखना। पृथ्वी पर
कुल भूमि आच्छादन में वनों की लगभग डैश हिस्सेदारी है। तो कितनी हिस्सेदारी है? 30%। पृथ्वी पर कुल भूमि आच्छादन में वनों की लगभग 30% हिस्सेदारी है। डैश वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। तो किसको? उदीच्य। देखो भी, उदीच्य। किसको? उदीच्य वन को त्यागा भी कहा जाता है। इसको त्यागा भी बोल देते हैं, त्यागा, त्यागा भी बोल देते हैं भाई, ये भी याद रखना। त्यागा भी कहा जाता है। उदीच्य वन बोरेल फॉरेस्ट होते हैं। बोरेल फॉरेस्ट क्षेत्र को आमतौर पर सदाबहार और शंकुधारी वन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार और शंकुधारी वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन भी और शंकुधारी वन भी कहा जाता है। वन को टैगा वन भी कहा जाता है। तो उदीच्य वन को टैगा वन भी कहा जाता है, ये याद रख लो भी। उदीच्य अलग से ही नाम आ गए। उदीच्य वन को टैगा वन भी कहा जाता है। इसको त्यागा भी बोल देते हैं। बसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना डैश में होती है। तो किस में होती है? समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष। किसमें? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना इनमें होती है, समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष में। अमेजन जंगल डैश का उदाहरण है। तो किसका? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अमेजन जंगल उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है। एक मोटरयान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कब करता है? तो कब करता है? जब इंजन निष्क्रिय होता है। एक मोटरयान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कब करता है? जब इंजन निष्क्रिय हो जाता है। इजी क्वेश्चन है भाई। 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस रिसाव से? मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 1984 में ये पूछ लेंगे भाई, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस भाई कौन से सन में हुई थी? तो 1984 में। ये कहाँ हुई थी? भोपाल में। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को, कब? 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी। और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी, और कंपनी कौन सी थी? यूनियन। देखो भी, कंपनी भी पूछ लेंगे। यूनियन कार्बाइड, कार्बाइड नामक कंपनी में, कंपनी तो क्या थी? देखो भाई, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, और MIC इसका नाम है। और इसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग। ना भी कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि की पहचान करें। तो ये कौन सी है? कचरे को गहरे समुद्र में डालना। कचरे को गहरे समुद्र में डालना। विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? नगरपालिका, औद्योगिक और खतरनाक कचरा। वर्गीकरण कैसे किया जाता है? नगरपालिका, औद्योगिक और खतरनाक। नगरपालिका का कचरा, फिर औद्योगिक कचरा, फिर सबसे खतरनाक कचरा जो भाई ज्यादा प्रदूषण फैलाता है ना, वो कचरा होता है। तो इस तरह से इसका बंटवारा किया जाता है। सबसे नगरपालिका का जो कचरा होता है वो इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता। फिर औद्योगिक कचरा होता है उससे ज्यादा, और सबसे खतरनाक होता है खतरनाक कचरा। पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं से निस्तारित होने वाला अपशिष्ट जल में स्वतंत्र तेल और पायसीकृत रूप में तेल मौजूद होता है। जल से स्वतंत्र तेल को हटाने में कौन सा उपकरण मदद करता है? तो ये देखो भाई, इसके ऑप्शन ये हैं। तो इसमें आएगा तेल छांटने के उपकरणों से युक्त ग्रेविटी सेपरेटर। तेल छांटने के उपकरणों से युक्त ग्रेविटी सेपरेटर होता है जो ये तेल, ये जो है स्वतंत्र तेल को हटाने में मदद करता है। ग्रेविटी सेपरेटर। मछली पालन करने के लिए एक वैकल्पिक शब्द है। तो क्या है? मत्स्य पालन।
क्या है? मत्स्य पालन। प्राकृतिक संसाधनों को सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? संरक्षण। क्या कहलाता है? संरक्षण। डैश ऊर्जा के एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो कौन सा है? कोयला ऊर्जा के एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैव विविधता। विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है? जैव विविधता। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव डैश महीने में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? जुलाई के महीने में। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह जुलाई के महीने में क्यों मनाया जाता है? जुलाई के महीने में क्योंकि तब भाई वर्षा होती है, जो पौधे लगाएंगे ना वो लग जाएंगे। सर्दियों में पौधे लगा के देख लो, जल जाएंगे, नहीं लगेंगे। लेकिन वर्षा ऋतु में पौधे लगाएंगे ना वो लग जाते हैं। अगर हम 10 पौधे लगाएंगे उनमें से 2 तो जरूर लगेंगे, और सर्दियों में 10 के 10 खत्म हो जाते हैं। तो वार्षिक वृक्षारोपण समारोह किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई के महीने में। रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः मृदा पैदा होती है। तो कैसी मृदा? ये होती है परिष्कृत। कौन सी? परिष्कृत मृदा। एटरबर्ग लिमिटेड टेस्ट डैश मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसी? परिष्कृत दानेदार मृदा का। परिष्कृत दानेदार मृदा का। धन्यवाद भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और भी ये जो टेस्ट सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जारी रहेगी। कोशिश रहेगी कि भी 2-2 रोज करवाएं, जैसा भी टाइम मिलेगा इनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।